गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे अपनी सोशल स्टडी की बुक्स निकालेंगे और चैप्टर ओपन करेंगे संसाधन, जो कि हम पढ़ रहे थे उसी के आगे का आज मैं आपको समझाऊंगी। आज हम जानेंगे भू संसाधन। ठीक है, सारे बच्चे अपने पेज नंबर 98 निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? ये भूमि ही है जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, इससे अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, अपने अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों से इसका हम प्रयोग करते हैं। भूमि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भाई है ही, प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है? भूमि, यानी कि जमीन। प्राकृतिक वनस्पति जो है, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, औद्योगिक गतिविधियां आदि भूमि पर ही होती हैं। परंतु भूमि एक सीमित साधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग जो है वो सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अब जो भूमि है वो एक सीमित साधन हो गई है, क्योंकि अब भूमि की कमी होने लगी है। तो हम इन सबका जो साधन का जो उपयोग करेंगे वो सावधानी पूर्वक और हमें योजनाबद्ध तरीके से करना होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। जैसे कि भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं हमारे भारत में। जैसे कि कौन कौन सी है? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप में पाई जाती है। कोई 43% भू क्षेत्र जो है आपका मैदान है टोटल आपका, और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के लगभग 30% भाग पर फैले हुए हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये पारिस्थितिकी के लिए एक अहम भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। तो अगर हम कहें कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का प्रचुर संचय कोष है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके कुछ ये हैं भूमि से रिलेटेड डायग्राम। अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है, ये जो ब्लैक है ये वन से है, और ये जो वाइट दिया हुआ है आपका, ये आपका वन से दिया गया है, और ये आपका बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है। ठीक है, ये जो वाइट दिया हुआ है ये बंजर भूमि है, जिसपे आप किसी भी प्रकार की कृषि को नहीं कर सकते। फिर आपका ये दिया है गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र आता है, और ये है स्थायी चरागाहों तथा अन्य गोचर भूमि। ठीक है, यहाँ पे जो चरागाह है वो है। फिर है आपका विविध वृक्षों तथा वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका आता है, ये देखिए ये क्षेत्र दिया हुआ है, ये पूरा भूमि का दिया है, ये बांटा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पढ़ें तो भू उपयोग क्या है? भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में इमारतें हैं, सड़क है, उद्योग इत्यादि। अब हम जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो जैसे कि विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो भूमि है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होती है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती ना की गई हो, उसको जो है अगर लगातार कोई भूमि है और उस पर किसी भी तरीके की कोई खेती नहीं की गई है, ठीक है, तो वह एक तरीके से बंजर भूमि हो जाती है। पड़ती भूमि क्या होती है? पड़ती भूमि जैसे कि वर्तमान में जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, तो ये होती है वर्तमान पड़ती। फिर होती है वर्तमान पड़ती भूमि की अतिरिक्त जो है अन्य पड़ती भूमि भी आती है, जैसे कि 5 वर्ष 1 से लेके 5 वर्ष तक से खेती ना की गई हो, तो उसको कहते हैं वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती, यानी कि तरीके से बंजर भूमि। ठीक है, शुद्ध यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। फिर आपका भारत में भू उपयोग प्रारूप, ये क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्यों में भौतिक कारक क्या होते हैं? ठीक है, तो भौतिक कारक आपका भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक है आपका भू आकृति और जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक। ठीक है, ये होते हैं आपके।
फिर है आपका भारत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी और आपका क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि सम्मिलित होती हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 32.8 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितने वर्ग किमी है बच्चों, तो है आपका 32.8 लाख किमी। ठीक है, इसके जो है 93% भाग के ही भू उपयोग जो है आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर जो प्रांत है आपका असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब ये देखिए, ये दिया है आपका कुछ सारणी। ये भू उपयोग के 2 वृत्त दिए गए हैं। इसमें जो है एक तो प्रतिवेदी क्षेत्र जो आपका दिया गया है वो 1960 से 61, और यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए, और दूसरा है आपका प्रतिवेदी क्षेत्र 2008 से 9 यहाँ तक का गया है। जैसे कि वन है, तो वन में भूमि का प्रयोग पहले था आपका 18.11%, और अब अगर हम कहें कि 2008 से 9 के बीच में जब देखा गया था तो 22.78%। इसी तरीके से बंजर तथा कृषि भूमि जो थी पहले अगर हम कहें तो 12.1% था, और अब जो है भूमि की कमी होती जा रही है, तो अब हुआ आपका 8.61%। ये पूरी आपकी सारणी दी हुई है। ठीक है, ये आपको देखनी है। फिर है आपका इसके आंकड़ों के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस तरीके से वृद्धि हो रही है उस तरीके से भूमि जो है वो कम हो रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, मकान आदि की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए भाई भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अनेक नदी परियोजनाओं में वनों का कटते चले जाना, परंतु हमें फिर भी वन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। यदि एक वृक्ष कटे तो उसके स्थान पर हमें और वृक्ष लगाने होंगे। तो यहाँ पर जो है स्थायी चरों के अंतर्गत की भूमि में कमी आई है। वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा अन्य पड़ती भूमि भी अनुपजाऊ होती जा रही है। इन फसलें उगाने में कृषि लागत बहुत ज़्यादा लगती है। तो भारत के कुल सूचित क्षेत्र में कोई 54% भाग ही खेती हो सकती है। ठीक है, अब है आपका शुद्ध निवल, यानी कि बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन मान लीजिए आपका बनता है कि पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि बनती है, खेती होती है, तो आप कहोगे 80%। ओके, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत वनों का 33% भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र बहुत कम है। वन नीति द्वारा अगर कहें तो निर्धारित ये सीमा जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जो है वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका जो है वो इसी पर निर्भर करती है। तो भू उपयोग का एक हिस्सा जो है बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में भूमि कहलाता है। ठीक है, तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टान आती है, आपकी सूखी और मरुस्थलीय भूमि सम्मिलित होती है, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरीके की कोई भी खेती नहीं कर सकते। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन, उद्योग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो लंबे समय तक निरंतर भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं निरंतर भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का ह्रास हो रहा है, यानी कि वह कम हो रहे हैं। ठीक है, घटते चले जा रहे हैं। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। आपको इस चैप्टर को पूरी तरीके से रीड करना है, और आपको होमवर्क में क्या करना है, देखिए आपको होमवर्क में करने हैं ये क्वेश्चंस। अति लघु और बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में। अब आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस हैं और लघु उत्तरीय हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक को नहीं लिया है वो जल्द से जल्द अपनी ये बुक ले लेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और आपको अपने काम को करना है कंप्लीट। और फिर आपका 10th क्लास है, तो आपको स्टडी बहुत अच्छे से करनी है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।